एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड विश अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय लवली वेकेशन। आप सभी को नौ वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत अच्छे से जेई नीट या एम्स जिसका भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी रैंक के साथ, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आपका सिलेक्शन हो, है ना। मैं ऐसा विश करता हूँ आप सभी के लिए। एंड चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो बेटे आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बर्च रिडक्शन की बात करने जा रहे हैं, है ना। इसके पहले हम लोगों ने कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की बात की थी, है ना। मेटल कैटलिस्ट विथ हाइड्रोजन की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे बर्च रिडक्शन में, वही ऑर्गेनिक रिएजेंट की जो सीरीज है उसी में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे। हर चीज़ को, एक एक चीज़ को समझते हुए प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ डिटेल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बर्च रिडक्शन में क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, तो सबसे पहले चलो हम लोग बात करते हैं जेडीजी सेक्शन की, है ना। समझ लेते हैं सो दैट कि आपको भी आइडिया लगेगा कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, और वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग जो बात यहाँ पर करेंगे वो किसकी करेंगे? बर्च रिडक्शन, है ना। बर्च रिडक्शन की बात, बर्च रिएजेंट क्या होता है उसकी बात करेंगे, है ना। कंपाउंड्स विच कैन शो बर्च रिडक्शन, है ना। देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड बर्च रिडक्शन शो कर सकते हैं, और वो जो शो करते हैं उनके लिए क्या वीकेएसटी होगा उसकी बात करेंगे, आपको पूरा लर्न करा देंगे। कंपाउंड्स विच डज नॉट शो बर्च रिडक्शन, है ना। कौन से कंपाउंड जो बर्च रिडक्शन नहीं देते हैं, और वो जो नहीं देते हैं उनका वीकेएसटी क्या है, कैसे आप उनको लर्न करोगे, वो वीकेएसटी बताऊंगा आपको। बर्च रिएजेंट का फंक्शन क्या है वो बताएंगे हम आपको। देन उसके बाद बर्च रिडक्शन ऑफ अल्काइन, है ना। अल्काइन में कौन सा? नॉन टर्मिनल अल्काइन। नॉन टर्मिनल समझ रहे हो बेटे? नॉन टर्मिनल का मतलब जो टर्मिनल में नहीं हो, बीच में कहीं हो, अल्काइन, है ना। तो उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि व्हाई टर्मिनल अल्काइन डज नॉट गिव बर्च रिडक्शन। नॉन टर्मिनल अल्काइन देता है बट टर्मिनल अल्काइन क्यों नहीं देता है उसका रीजन भी समझेंगे हम लोग। बर्च रिडक्शन ऑफ अल्कीन। अल्कीन कौन सा? टर्मिनल अल्कीन। टर्मिनल समझ रहे हो कि लास्ट में कहीं पर डबल बॉन्ड हो, है ना। तो अब ये जो टर्मिनल अल्कीन है ये बर्च रिडक्शन क्यों देता है, क्या रीजन है, वो रीजन को समझेंगे। देन व्हाई नॉन टर्मिनल अल्कीन डज नॉट अंडरगो बर्च रिडक्शन, उसको भी समझेंगे हम लोग। देन रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ हाइड्रोजन NH2 NH2 H2O2 क्या होगा वो देखेंगे। और थोड़ा सा हम लोग समरी की बात करेंगे, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, जो कि हम लोग इसके पहले लेक्चर में कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पर बर्च रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड समझ रहे हो, जहाँ पर डबल बॉन्ड रेजोनेंस में हो, है ना। डबल सिंगल डबल, मतलब डबल बॉन्ड मतलब कितने? दो डबल बॉन्ड। डाइन है ना, तो कुछ इस तरह का कैसा भी सिस्टम हो सकता है। आइसोलेटेड डाइन विथ बेस और हीट, है ना, उसकी बात करेंगे, वहीं पे डिटेल में देखेंगे इसको। बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का बर्च रिडक्शन क्या होगा। बर्च रिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब कि बेंजीन और उसके साथ कोई ग्रुप लगा हो यहाँ पर, लाइक, और ये जो ग्रुप है बेटा ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है, राइट। सो बर्च रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, या फिर बर्च रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बड़ा मस्त तरीके से देखने वाले हैं हम लोग, समझ रहे हो बात। वाई फिनॉल। फिनॉल जो है बर्च रिडक्शन नहीं देता है, सो वाई फिनॉल डज नॉट अंडरगोज बर्च रिडक्शन, उसका रीजन क्या है ना। सो कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सारी बात हम लोग करने वाले हैं। व्हेन, व्हाई, वेयर, सारी चीज़ें यहाँ पर लगाने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। बर्च रिडक्शन ऑफ फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। फ्यूज का मतलब समझ रहे हो कि बेंजीन रिंग को अगर जोड़ दिया जाए, चिपका दिया जाए कुछ इस तरह से, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। ये नॉमेनक्लेचर वगैरह में आगे या पीछे हम लोग बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बेटा बेसिकली वो क्या है? L1। इसमें दो लेक्चर आएंगे, एक L1 होगा और एक L2 होगा, क्योंकि बहुत डिटेल डिस्कस करना है बेटा, हर चीज को प्रॉपर कवर करना है, जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात करनी है, जिसमें से बर्च रिडक्शन से स्टार्ट करेंगे, बर्च रिएजेंट, और सब करते करते हम लोग जाएंगे कहाँ तक? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन तक जाएंगे। इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग L2 में कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले बेटे हम लोग समझ लेते हैं क्या कि बर्च रिएजेंट क्या होता है। भाई बर्च रिएक्शन कराने जा रहे हैं, चूंकि ऑर्गेनिक रिएजेंट की बात हो रही है बेटे, तो उसी सीरीज की बात हो रही है, तो रिएजेंट की ही बात हो रही है यहाँ पर। बर्च रिएजेंट का नाम आते ही हमारे माइंड में आता है क्या? सोडियम लिक्विड अमोनिया। सोडियम लिक्विड अमोनिया। बट बेटा मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि सोडियम लिक्विड अमोनिया तो होता ही होता है, बट केवल यही आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। क्या क्या आपके माइंड में और आना चाहिए बर्च रिएजेंट का नाम आते ही, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से समझना है आपको। तो देखो बर्च रिएक्शन का मतलब जो है उसमें जो रिएजेंट है वो क्या है? सोडियम लिक्विड अमोनिया मोस्ट कॉमन है, अभी मैंने आपको बताया कि यही नाम आता है, बट जरूरी नहीं, उसके साथ आपका लिथियम लिक्विड अमोनिया हो सकता है, सोडियम अल्काइल अमाइन हो सकता है 1 डिग्री, या फिर लिथियम, है ना, अल्काइल अमाइन हो सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री। आगे और भी बताएंगे क्या क्या सॉल्वेंट यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये तो मेटल हैं आपके, ये आपके मेटल्स हैं बेटा, ये जो है आपका सॉल्वेंट है। क्या है ये? सॉल्वेंट।
अब कौन से सॉल्वेंट के साथ टेम्परेचर का क्या रोल है वो भी बताएंगे कि टेम्परेचर सेंसिटिविटी क्या है, यहाँ पर हर चीज़ को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो रिएजेंट को एक एक करके समझते हैं, पहले वो देखिए। पहला पॉइंट को समझिए, मेटल जो आपका लिथियम सोडियम पोटेशियम हो सकता है लिक्विड अमोनिया के साथ, ठीक है। कुछ केसेस में कैल्शियम भी लिया जाता है। जब हम लिथियम सोडियम पोटेशियम को लिक्विड अमोनिया के साथ लेते हैं तो बेटा वहाँ पर हम टेम्परेचर जो है -33 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तभी ये अमोनिया इन मेटल्स में डिजॉल्व हो पाता है, रिएक्शन को बर्च रिडक्शन को आगे कंटिन्यू करा पाता है। सो एंड रिएक्शन अकर्स एट नेगेटिव टेम्परेचर -33 डिग्री विथ अमोनिया। और जो सोल्यूशन बनता है जब अमोनिया इनमें डिजॉल्व हो जाता है -33 पर, तो जो सोल्यूशन बनता है बेटा वो ब्लू कलर सोल्यूशन होता है, और ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन क्या है वो भी हम आपको बताते हैं, है ना। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं बढ़िया तरीके से। तो बेटा पहले थोड़ा सा बात करते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की, थोड़ा इसको समझते हैं। तो हमने लिथियम ले लिया, आप पोटेशियम भी ले सकते थे, सोडियम भी ले सकते थे, कैल्शियम भी हो सकता है ना, -33 पर, ठीक है। कैसे सॉल्वेट होता है, तो देखो लिथियम लिया, n मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया लिया, और ये कुछ इस तरह से Li+, और ये इलेक्ट्रॉन के साथ ये देखो अमोनिया के n मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, सॉल्वेट हो गए। इसी को बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, और यही इसी की वजह से आपका सोल्यूशन जो होता है ब्लू कलर होता है। चलिए थोड़ा सा इसको और सही से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने लिथियम लिया बेटे, है ना, लिथियम क्या करेगा बेटा, Li+, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको चारों तरफ से घेर लेता है। कौन घेर लेता है, अमोनिया के n मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से क्या करते हैं बेटे, घेर लेते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से। जब घेर लेते हैं तो देखो बेटा ये जो सिस्टम बनता है इसी को हम बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। और इसी की वजह से जो सोल्यूशन आता है वो कैसा आता है, ब्लू कलर सोल्यूशन होता है। कैसा होता है बेटा, ब्लू कलर सोल्यूशन होता है। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन है, अब ये Li+ भी तो सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये माइनस है और इसके पास Li+, ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते रहेंगे, और ये n मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ घिरा हुआ होगा। तो देखो Li+ है और ये इलेक्ट्रॉन n मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया से घिरा हुआ है, इसी को बोलते हैं सॉल्व। आई होप समझ गए होगे। और ये बेसिकली ये जो आप पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा ये है ना, बेसिकली एक फ्री रेडिकल है। देखो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, देख लो एक एक चीज का पोस्टमार्टम करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कैसे है ये फ्री रेडिकल, थोड़ा समझते हैं बेटा। फ्री रेडिकल होता क्या है, एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। क्या कुछ ऐसा यहाँ भी हो रहा है, जरा देखो ध्यान से। हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे कुछ इस तरह से, ये देखो है ना, पूरा फील करो। इस इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज, तो देखो इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और इसके चारों तरफ इसको कौन घेर रखा है, अमोनिया घेर रखा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, n मॉलिक्यूल्स। और इसके बगल में क्या Li+ है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कि फ्री रेडिकल कैसे हुआ। देखो ये प्लस है इस पर और यहाँ पर माइनस है बेटा, ये +1 -1 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेगा, तो फाइनली आपका जो मिलेगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह से अमोनिया के मॉलिक्यूल्स इसको घेरे हुए हैं और इसके साथ Li है। बेटा बताओ ये इसका प्लस और इसका माइनस, तो है ना, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। तो बेसिकली क्या बचा आपके पास यहाँ पर, आप देखो ना, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटे, देखो ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेसिकली दिस इज फ्री रेडिकल। आई होप कि आप ये समझ भी गए होगे आप इस बात को। तो पहला पॉइंट, और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट कैसा क्या प्रॉपर मैकेनिज्म बेटे समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, कहानी क्लियर है ना। अच्छा अब हमने कहा था ना कि अमोनिया जरूरी नहीं है, सॉल्वेंट बेटे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो अब उनकी बात कर लेते हैं। तो जरा देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ हम लोग, है ना, देखो ये अमाइन 2 डिग्री अमाइन है, या आपका 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है, या अल्कोहल भी हो सकता है या पानी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है अमोनिया हो। ये सॉल्वेंट्स भी हम यूज कर सकते हैं, बट ये सॉल्वेंट्स हम कब यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो हर चीज़ अमोनिया -33 पे आपको बताया था, क्योंकि वो इजिली डिजॉल्व हो जाता है मेटल के साथ -33 पर। सो इट इज टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन। जो बर्च रिडक्शन है वो कैसा रिएक्शन है बेटा, टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन है। टेम्परेचर -33 होता है। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड अमोनिया डिजॉल्व्स इन मेटल वेरी इजिली। तो भैया ये टेम्परेचर फेवरेबल टेम्परेचर है किसके लिए, अमोनिया के लिए, मेटल में डिजॉल्व होने के लिए, इसलिए यहाँ पर -33 लेते हैं। बट बेटा इसके साथ एक प्रॉब्लम है, आगे बात करेंगे प्रॉब्लम क्या होगी, उसकी बात हम आगे करेंगे। थोड़ा सा पहले कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या, अब आगे देखो क्या है वही समझते हैं। सो इफ अमोनिया एज ए सॉल्वेंट, किसके साथ, लिथियम पोटेशियम या सोडियम के साथ, तो टेम्परेचर हमें रखना पड़ेगा -33। अब बेटा -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। भैया -33 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कॉस्टली पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही है। जैसे कि अभी जब हम लोग वैक्सीनेशन की बात करें तो जो रशिया का जो वैक्सीन था, है ना बेटा, वो बहुत लो टेम्परेचर पे वर्क करता था, इसलिए वो इंडिया में उतना सक्सेस नहीं हो पाया। आपको पता है ना, क्योंकि उस टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट था। वो -33 नहीं था, -33 से काफ़ी पहले था एग्जैक्टली। तो ये डिफिकल्ट टू मेंटेन होगा।
बट अगर हम सॉल्वेंट अमोनिया ना लेके बेटा कुछ इस तरह से अमाइंस ले लेते हैं 2 डिग्री या 1 डिग्री या अल्कोहल या वाटर ले लेते हैं, तो बेटा 18 से 25 डिग्री सेल्सियस पे बर्च रिडक्शन हम करा सकते हैं। तो आप बताओ बेटा ये करा पाओगे, ये कराना अच्छा ज़्यादा होगा या फिर ये? देखो आप देखो इकोनॉमिकली ये भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये टेम्परेचर नॉर्मली मेंटेन रहता है। सो दैट इज वेरी इजी टू मेंटेन, दैट्स वाई दीज सॉल्वेंट आर मोर प्रिफर्ड। सो नाउ अडेज आज के दिनों में हम इन सॉल्वेंट्स को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो ये नहीं रट्टा मार लेना कि भैया सोडियम लिक्विड अमोनिया ही होगा बर्च रिडक्शन। ये देखो आपके सामने हम रख रहे हैं टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर आपका हो गया कितना 50 to 125 डिग्री सेल्सियस हो गया तो बर्च रिडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इस केस में जो अमोनिया है ना, वो बेटा क्या होगा NH2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड आयन बना देगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वहां पर एसिड बेस रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। हम बात करा रहे हैं बर्च रिडक्शन की, शुरू हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन। कहानी समझ रहे हैं आप? इसलिए हम ये इस टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करा पाएंगे, राइट? ओके, सो रिएक्शन इज एक्टिवेटेड बाय सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन जो एक्टिवेटेड होगा, अब ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है आपको समझ में आ गया ना बेटे? तो रिएक्शन यहीं से एक्टिवेट होती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर आगे प्रॉपर मैकेनिज्म आएगा। तो बेटा एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बता दूं आगे कुछ बोलने से पहले, सॉल्वेट हम जब आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म आगे बताएंगे क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल में चलनी है, तो हम बार बार ये बना के नहीं दिखाएंगे आपको कि भाई सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। आप ये अंडरस्टूड है कि आप कोई भी मेटल लोगे, जो सॉल्वेंट लोगे, वहाँ पे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बनना ही बनना है, ठीक है? वो अंडरस्टूड होगा कि बन गया है, मैं बार बार लिख के नहीं दिखाऊंगा, है ना? तो नहीं तो आप बोलोगे सर देखो आपने मैकेनिज्म समझा दी, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन तो कहीं आपने दिखाया ही नहीं। तो पहले ही बोल दे रहा हूँ, पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं आपको। तो जो रिएक्शन है वो एक्टिवेट होता है किसकी वजह से? सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। प्रॉपर मैकेनिज्म देखेंगे पहले, आपको क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें नहीं है बर्च रिडक्शन में, वो आप समझें पहले। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, कैसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो बर्च रिडक्शन देते हैं। तो भाई ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन देता कौन नहीं देता, कि बस है ना रिएक्शन देखा नहीं वो शुरू हो गए तो भैया है ना कि बर्च रिडक्शन, अरे भाई जो देगा वहीं पे तो हम बात करेंगे ना, तो पहले वो समझ लेते हैं कि कौन देगा कौन नहीं देगा बर्च रिडक्शन। तो उसके लिए आप जरा देखें बेटे, कंपाउंड्स विच कैन शो बर्च रिडक्शन। अल्काइन नॉन टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए, कुछ इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए, एंड पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, तो ये बर्च रिडक्शन देगा। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फिनॉल नहीं देता है, ठीक है? कॉन्जुगेटेड डाइन, मैंने बताया था कॉन्जुगेटेड डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड हो और कॉन्जुगेटेड हो, डबल सिंगल डबल, कुछ इस तरह से। अल्कीन टर्मिनल हो, लास्ट में डबल बॉन्ड आए अल्कीन में। फ्यूज्ड बेंजीन मैंने बताया। तो ये सब के सब बेटा क्या देते हैं? बर्च रिडक्शन देते हैं। और यहाँ पर जो बेंजीन और इस डेरिवेटिव्स में जो फिनॉल है वो बर्च रिडक्शन नहीं देता है एक्सेप्ट फिनॉल, राइट? तो ये कंडीशंस आपके सामने आ गई। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर देखो आपको दिखाया, कंडीशन फॉर बर्च रिएक्शन, ये नॉन टर्मिनल, ये सब मैंने आपको बताया है ना। देखो बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कुछ ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, बट ये OH नहीं होना चाहिए, जी शुड नॉट बी OH। चलिए भाई, अब इसका वीकेएसटी कैसे याद करेंगे भाई हम इसको? सो वीकेएसटी फॉर कंपाउंड्स व्हिच कैन शो बर्च रिडक्शन। तो भैया अब आ गया बारी किसकी? वीकेएसटी की। किसकी बारी आ गई बेटे? वीकेएसटी की। अब वीकेएसटी समझते हैं कि भाई किस तरह से इसको लर्न करें, क्या क्या तरीका होगा। तो अब जरा ध्यान से देखें, गौर फरमाइएगा जनाब, गौर फरमाइएगा। वीकेएसटी क्या जरा देखिए, अल्काइन नॉट BC अदरवाइज अल्कीन टर्मिनेट यू, अल्काइन नॉट BC अदरवाइज अल्कीन टर्मिनेट यू, राइट? तो अब जरा देखो ध्यान से, अब BC का गलत मतलब मत लेना, उसका कंफर्म पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिख रखा है यहाँ पर क्या है BC का मतलब, ठीक है? तो अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है इसको। सो अल्काइन नॉट मतलब अल्काइन नॉन टर्मिनल, देखो अल्काइन नॉन, तो पहले रिएक्टेंट समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। BC तो बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एक्सेप्ट फिनॉल। तो B का मतलब बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन ये और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ये, जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है क्यों, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है बेटे, है ना। C मींस कॉन्जुगेटेड डाइन, चलिए, है ना। अल्कीन टर्मिनेटिव, सो अल्कीन टर्मिनल ये आपका, तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया। अब देखिए इसी वीकेएसटी में आप इनका प्रोडक्ट भी देख लें फटाफट। तो जो अल्काइन नॉन टर्मिनल है बेटा वो ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट होता है। बेंजीन जो आपका है वो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन में कन्वर्ट होता है, कुछ इस तरह से, चलो बना देते हैं। नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन मतलब रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए, डबल सिंगल कुछ इस तरह से, या फिर कुछ इस तरह से। देखो नॉन कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, और डाइन भी है तो 2 डबल बॉन्ड, और नॉन को डबल सिंगल देखो ये। और अगर आपका क्या है बेटे, अगर आपका ये है क्या डेरिवेटिव है उसका, कोई ग्रुप लगा है यहाँ पर, तो ये जो Q है तो इस तरह से, ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इस फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये कैसे कैसे क्यों क्या आएगा सब समझाएंगे पूरा डिटेल मैकेनिज्म के साथ। अभी तो पूरा प्रैक्टिस कर लें, है ना। कॉन्जुगेट डाइन आपका नॉन टर्मिनल अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, बात समझ रहे हो, और जो बेटा अल्कीन टर्मिनल है वो आपका अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? ओके, सो अब बात करते हैं कंपाउंड्स व्हिच डज नॉट शो बर्च रिडक्शन। तो अभी तक हमने बात की किसकी, जो ऐसे कंपाउंड्स जो बर्च रिडक्शन देते हैं। अब बात करेंगे जो नहीं देते हैं। तो भैया कौन नहीं देते हैं, जरा उनको चेक करते हैं जनाब।
कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो बर्च रिडक्शन नहीं देते हैं, उनको भी डिटेल में चेक करने की कोशिश करते हैं बेटे। चलिए, सो कंपाउंड विच डज नॉट शो बर्च रिडक्शन, फिनॉल। अभी मैं चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के आपको बोल रहा था कि भैया जो बेंजीन डेरिवेटिव में फिनॉल होगा वो आपका बर्च रिडक्शन नहीं देगा, तो फिनॉल नहीं देता है। अल्काइन टर्मिनल नहीं देता है, अल्काइन नॉन टर्मिनल देता है। बात समझ रहे हो? सो अल्काइन टर्मिनल नहीं देगा, नॉन टर्मिनल अल्किन नहीं देगा, जबकि आपको पता है टर्मिनल अल्किन देता है। तो बेटा ये जो कंपाउंड्स हैं ये आपके बर्च रिडक्शन नहीं देते हैं, बर्च रिडक्शन नहीं देते हैं। राइट बेटे? अच्छा, इस मैकेनिज्म में बेटा एक चीज़ और आती है। इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट आता है वो कुछ नेगेटिव चार्ज भी आता है, फ्री रेडिकल, मतलब आयन भी बनता है। जब आप अभी मैकेनिज्म में देखोगे, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो आयन फ्री रेडिकल बनता है, या आयन रेडिकल बोल सकते हो, आयन फ्री रेडिकल या फिर आयन रेडिकल। तो आयन रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पर, इंटरमीडिएट आपका आयन रेडिकल होता है। राइट है ना? देखेंगे, चलो आगे देखेंगे, सब डिटेल में देखेंगे बेटे। अभी तो आप देखें कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है कहानी में, कहाँ कहाँ क्या क्या मोड़ आ रहा है ना? तो टर्मिनल ये क्यों नहीं था, ये बात करेंगे, है ना? नॉन टर्मिनल ये लिखा हुआ, इन द मैकेनिज्म फ्री रेडिकल एंड कार्बोनाइन बोथ गेट्स फॉर्म, दोनों बनते हैं। एंड अब चूंकि दोनों बनते हैं तो बेटा फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन है और ये नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे, है ना? कुछ इस तरह से अपने डिस्टेंस को एक्वायर करेंगे सो दैट कि एक दूसरे से दूर रहना चाहें। सो दे ट्राई टू रिमेन एज फॉर एज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। चलिए, ये बात भी समझ में आती है। वीकेएसटी देख लेते हैं कंपाउंड्स का, विच डज नॉट शो बर्च रिडक्शन। ऐसे कंपाउंड्स जो बर्च रिडक्शन नहीं देते उनका वीकेएसटी क्या है बेटे? चलिए, तो वीकेएसटी इज, ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि कौन कौन नहीं देता है। दैट इज पब्लिक एट एनटीए। सो पब्लिक मीन्स फिनॉल नहीं देता है, एट एटी अल्काइन टर्मिनल नहीं देता है, एनटीए नॉन टर्मिनल अल्कीन नहीं देता है। सो पब्लिक एट एनटीए बर्च रिडक्शन नहीं देता है। सिंपल, याद हो गया होगा आपको। आई होप कि आपको यहाँ तक की कहानी बेटे बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अरे बोले जनाब, अरे कुछ तो बोले हैं। ठीक है, चलिए और डिटेल में इसका फंक्शन समझ लेते हैं। सो फंक्शन ऑफ बर्च रिएजेंट अब बात कर लेते हैं। फंक्शन की बात करें तो बेटा देखो, पहला ये सारी चीज़ समझा चुका हूँ, बट एक बार है ना एक नज़र देख लो आप। अल्काइन नॉन टर्मिनल, इनका वीकेएसटी भी बता चुका हूँ। इसका बर्च रिएक्शन कराओगे ट्रांस अल्कीन बनेगा। बेंजीन का कराओगे, अभी देखो मैं बताया था, तो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटे ये। बेंजीन डेरिवेटिव्स का कराओगे जहाँ पर QOH नहीं होना चाहिए, अगर बेंजीन है, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है बेटे, तो आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, उसका बर्च रिएक्शन कराओगे तो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। राइट, कैसे बनेंगे पूरा डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे बेटे, तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है आपको। कॉन्जुगेटेड डाइन का कराओगे तो नॉन टर्मिनल अल्कीन बनता है, मेजर जो है ट्रांस अल्कीन बनता है। अल्कीन टर्मिनल का कराओगे अल्केन बनेगा, और फ्यूज बेंजीन रिंग का भी हम लोग बर्च रिएक्शन कराएंगे, इनका भी कराएंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। जो है सबका कराएंगे बेटे, छोड़ना किसी को नहीं है। तो कहानी यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने आपको एक समरी दी कि भैया बर्च रिएक्शन में बर्च रिएजेंट क्या होता है, सॉल्वेंट का इफेक्ट बेटे क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी क्या होता है। लिक्विड अमोनिया की बात करें तो -33 पर -33 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों होता है। अगर हम दूसरे सॉल्वेंट ले तो 18 से 25 डिग्री सेल्सियस पे काम चल जाता है। और अगर हायर टेम्परेचर पे जाएँ तो वहाँ पर बर्च रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। फिर कौन देगा कौन नहीं देगा, है ना, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पता है। उनका वीकेएसटी बताया कि आप कैसे लर्न कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो। अब टाइम के आ गया, आप बताओ। अब टाइम ये आ गया कि हर एक को चुन चुन के उनका मैकेनिज्म देखें, क्यों कैसे कहाँ, वो सारे कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करें और एक एक पॉइंट को क्लियरली समझने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, आगे की बात करते हैं और प्रॉपर अप मैकेनिज्म से बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है बर्च रिडक्शन ऑफ अल्काइन। कौन सा? नॉन टर्मिनल, एनटीए। सो बर्च रिडक्शन ऑफ नॉन टर्मिनल अल्काइन, जैसे कि मैंने आपको वीकेएसटी में बताया था कि ये आपका बर्च रिडक्शन देता है। चलिए प्रॉपर मैकेनिज्म मैंने लिख रखा है, आपको ऐसी डिटेल में समझा देता हूँ, बिल्कुल भी टाइम लगेगा नहीं आपको। अब जरा देखिए, सारी चीज़ आपके सामने आएंगी, ध्यान दीजिएगा। बर्च रिडक्शन ऑफ अल्काइन नॉन टर्मिनल है, आप इसमें बर्च रिएजेंट डाल दो तो ट्रांस अल्कीन में, इसका वीकेएसटी बता ही चुका हूँ, ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स आपने ले लिए, 2Na+ और 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए। ध्यान देना, आप ध्यान देना। फिर आपने क्या किया बेटा, अल्काइन है ना, तो नॉन टर्मिनल, तो करिए नॉन टर्मिनल है कि नहीं। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। देखो आ गया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर 2 थे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, और बेटा जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये गेन करेगा तो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो 2 हो गए, और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब बेटा बताओ, इस पर माइनस चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन, तो अब ये दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे। तो बेटा ये वाला ऊपर की साइड चला गया और ये वाला नीचे की साइड चला गया, ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहेंगे। तो आई होप आपके यहाँ तक बात समझ में आई होगी। और इसी को हम बोलते हैं, देखो यहाँ पर रेडिकल भी है, आयन भी है, इसलिए दिस इज कॉल्ड आयन रेडिकल। तो एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे। मैकेनिज्म बहुत बढ़िया तगड़े से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटे?
प्रॉपर तरीके से समझते हो। सो इट गोज टू अपोजिट ऑफ फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल के अपोजिट चला जाएगा, सो दैट रिपल्सन मिनिमम हो, मिनिमम रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए अपोजिट चला जाएगा, और इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट क्या है? आयन रेडिकल है। चलिए, तो यहाँ पर सोडियम की बात हो गई, अल्काइन की बात हो गई, अब बात आती है अमोनिया की। अमोनिया को बेटा हम ऐसे भी ले सकते हैं HNH2, इस पर होता है प्लस, इस पर होता है माइनस। शायद आप आगे की कहानी समझ रहे होगे कि जैसे आप इस पर आप अमोनिया को रोलाएगा तो अमोनिया HNH2 ऐसे लिखोगे आप, और देखो यहाँ पर H प्लस और ये माइनस, ये H प्लस यहाँ अटैक कर देगा और हाइड्रोजन यहाँ कहीं लग जाएगा। बोलो बेटे कैसा होने वाला है? देखो जरा, देखो जरा सा, तो देखो ये था नेगेटिव चार्ज था, ये अमोनिया था, H प्लस NH2 माइनस, ये H प्लस यहाँ अटैक कर देगा और देखो हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया बेटे। अब ये फ्री रेडिकल बचा, तो भैया अभी सोडियम से तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे ना आप, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की बात थी ना बेटा, अभी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसका। यस, तो अब जरा देखें कि आगे की कहानी क्या होने वाली है बेटे, आगे की कहानी क्या होने वाली है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ पर भी ये 1 इलेक्ट्रॉन चूंकि गेन करेगा तो अब 2 हो जाएंगे बेटे, और 2 हो गए तो फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा फिर से देखो अमोनिया से H प्लस यहाँ पर अटैक मारेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। तो बेटा देखो दोनों ट्रांसपोजिशन पे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? क्यों? रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये रिपल्सन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए यहाँ पर जो अल्कीन बनेगा वो क्या बनेगा? देखो यहाँ पर H लग जाएगा बेटा, यहाँ पर ट्रांस अल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रांस अल्कीन बन जाएगा। बोलो बेटा एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस मैकेनिज्म में कि किस तरह से है ना अल्काइन जो आपका नॉन टर्मिनल होता है वो ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको बहुत क्लियरली बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आ गया होगा। सो बर्च रिएक्शन इज वैलिड ओनली फॉर नॉन टर्मिनल अल्काइन। बर्च रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन सोल्यूशन फेज। आपको पता है कि सोल्यूशन फेज में ही होता है। सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बनेंगे, हमने कहा था नहीं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे नहीं आपको, है ना। नॉट ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पर नहीं होता है, सोल्यूशन फेज बनता है, ब्लू कलर सोल्यूशन होता है। एंड ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांस अल्कीन इज फॉर्म्ड। हियर हाइड्रोजन इज नॉट यूज, यहाँ पर H2 यूज नहीं होता है। जो H मिल रहा है आपको कहाँ से मिला है? अमोनिया से मिला है। सो H प्रोवाइडेड फ्रॉम अमोनिया। अब बेटा एक बताओ, कैसा भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है कि भैया बर्च रिडक्शन है, वहाँ पर जो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? क्या H2 से मिल रहा है या अमोनिया से मिल रहा है या कहाँ से मिल रहा है ना? कौन सा बनेगा? ट्रांस बनेगा, एसिस बनेगा, राइट। कौन सा इंटरमीडिएट होगा? तो आप क्या बोलोगे? आयन रेडिकल इंटरमीडिएट होगा, है ना। किस तरह से क्या मैकेनिज्म है, सोडियम का क्या रोल है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं बेटे, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बोलो बेटे मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया तो ज़बरदस्त कमेंट मारना बेटे, है ना। और बात करते हैं अब आगे की। तो देखो वही चीज़ हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की बेटे। देखो क्या कि भैया अल्काइन टू ट्रांस अल्कीन, है ना। देखो सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये रिएजेंट आपको पता ही है, तो ये नॉन टर्मिनल अल्कीन है, सॉरी अल्काइन है। और देखो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया? देखो ये देखो ट्रांस में कन्वर्ट। तो कुछ नहीं करना है आपको, एक को तोड़ना है। अब जैसे यहाँ से हाइड्रोजन है, अब एक हाइड्रोजन को इधर और एक हाइड्रोजन को इधर लगा देना है, बस सिंपल तरीका, ट्रांस अल्कीन बन जाएगा। तो आई होप आप ये कहानी भी समझ गए होंगे, है ना, राइट। ये मैकेनिज्म है पूरा, ये समझा ही चुका हूँ आपको, ये देख लो, है ना। एक प्रॉपर दूसरे तरीके से मैंने लिखने की कोशिश की है, बट वही चीज़ है बेसिकली, और ये आपके सामने है, ये आप इसको देख सकते हो। So Bach reaction takes place on solution phase, not on metal surface, and due to repulsion of electron, trans alkene is formed, है ना। Bach reaction अल्काइन, सोडियम अमोनिया डालोगे ट्रांस अल्कीन बन जाएगा। कितनी बार बोले भाई? बोल बोल के आपको एकदम सही से समझा दिया मैंने, है ना। चलिए इस पर बेस्ड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये साइक्लोऑक्टाइन है, देखो, है ना, ट्रिपल बॉन्ड बेटे यहाँ पर। अब हमने देखो, अब बेटा बताओ बीच में है, कहीं किनारे तो है नहीं, किनारा तो ऐसे साइक्लिक में होता ही नहीं है, तो बेसिकली नॉन टर्मिनल अल्काइन हुआ है। और जब कार्बन आपका 8 है तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकल बहुत डिटेल में बता रखा है। 8 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इसमें डालोगे तो क्या बनेगा? ट्रांस अल्कीन बनना है। तो देखो ट्रांस कैसे, तो ट्रांस का बेटा देखो ये इस तरह से अपोजिट आएंगे कि नहीं आएंगे, मतलब इसका जो एक हाइड्रोजन होगा इधर होगा, इसका एक हाइड्रोजन जो होगा इधर होगा। देखो आपको ये ट्रांस अल्कीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और कार्बन भी आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो साइक्लोऑक्टेन बन गया, ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये आपके सामने मैंने रखा। बोलो बेटे कहानी यहाँ तक समझ में आती है कि नहीं आती है? अरे बोलो बेटे कहानी यहाँ तक समझ में आती है कि नहीं आती है? कहानी क्लियर है? तो आई होप बेटा कि नॉन टर्मिनल अल्काइन का मैकेनिज्म आपने प्रॉपर तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट बात करें जरा देखिएगा जनाब। व्हाई टर्मिनल अल्काइन डज नॉट गिव बर्च रिडक्शन। अच्छा नॉन टर्मिनल तो दे रहा था, अब बेटा टर्मिनल क्यों नहीं देता है? क्या रीजन है इसके पीछे? तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी समझें। हमने कहा था ना हर चीज़ आपको समझाएंगे प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से। तो अब इस बात को समझते हैं, व्हाई बर्च रिडक्शन ऑफ टर्मिनल अल्काइन डज नॉट टेक्स प्लेस। चलिए अगर आप टर्मिनल लेते हो बेटा, एक चीज़ आप समझो कि जब हम बात करते हैं कुछ इस तरह के कि कोई ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन है, तो आपको पता है ना बेटा ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है। और sp का मतलब बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव,
जब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसका मतलब ये कौन सा हाइड्रोजन बन जाता है? एक्टिव हाइड्रोजन बन जाता है। कौन सा हाइड्रोजन बन जाता है बेटा? एक्टिव हाइड्रोजन, है ना। इसको एसिडिक हाइड्रोजन बेसिकली, है ना। और आप डाल लो यहाँ पर अमोनिया। अमोनिया क्या है? बेस है। अमोनिया क्या है बेटा? बेस है, लोन पेयर। तो इसका मतलब ये क्या करेगा? ये एसिड का काम करने लगेगा, और ये बेटा किसका काम करने लगेगा? बेस का काम करने लगेगा। तुरंत यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो ये क्या होगा? देखो जरा यहाँ से सी, और यहाँ पर माइनस, और ये इसने H प्लस, ये देखो माइनस, यहाँ प्लस, ये प्लस, और यहाँ पर इसने अमोनियम आयन बना लिया अपना इधर। और जो सोडियम था वो Na, तुरंत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और ये Na प्लस यहाँ पे चला आके चिपक जाएगा कुछ इस तरह से। तो बेटा यहाँ पर मेटल अल्काइनाइड बन जाता है, मेटल अल्काइनाइड बन जाता है ना। अब देखो वो जो रिएक्शन होनी थी ट्रांस अल्किन वाली वो नहीं हो पाती है कुछ इस तरह से, दैट्स वाई बेटा, है ना। तो इसके एसिडिक नेचर की वजह से, इसका एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से बेटा ये जो आपका टर्मिनल अल्काइन होता है वो बाच रिएक्शन नहीं देता। आई होप आप एकदम बहुत अच्छे से बात को समझ गए होंगे, प्रॉपर रीजन आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये why we don't use Birch reaction on terminal alkyne, because ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट रिड्यूस। ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हो पाता है, क्यों? तो यहाँ पे मैंने समझा रखा है और भी डिटेल में, देखो, है ना। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। ये आप देख रहे हो, ये हाइड्रोजन, ये टर्मिनल अल्काइन है, और ये आपका क्या है? नॉन टर्मिनल है, या तो बीच में या तो किनारे। और ये जो हाइड्रोजन है एक्टिव हाइड्रोजन होता है। सिंपल देखो, समझ लो, देखो Sp है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्टिव हाइड्रोजन है बेटे। यहाँ पर सोडियम Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन देगा, राइट। अब यहाँ पर देखो और भी अच्छे से आप समझ सकते हो। देखो बेटा क्या कि ये जो आपका अमोनिया है, या Na और NH3 को हम NaNH2 भी बोल सकते हैं। कैसे? जरा देखो, देख लो, Na प्लस दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया बेटे, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अमोनिया में क्या होगा? अमोनिया इस तरह से लिख सकते हो ना बेटे, NH2H, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये ऐसे ब्रेक होगा, अमाइड आयन बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो यहाँ पर NH2 माइनस बन गया, और देखो यहाँ पे Na प्लस बन गया, और यहाँ से NaNH2 बन गया। ये और भी स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, गजब वाला। अब क्या होगा? जरा देखो कि भैया ये है एक्टिव हाइड्रोजन, और ये आपका NaNH2 है भैया। तो आप ये भी कह सकते हो कि H प्लस यहाँ चला जाएगा और Na प्लस यहाँ आ जाएगा। तो इसका अनदर फॉर्मेट भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, और कुछ ये बन गया। सो मेटल अल्काइनाइड बन गया, सोडियम अल्काइनाइड बन गया, है ना। बनना कुछ और था, बन कुछ और गया। इसलिए ये जो टर्मिनल अल्काइन है ये बर्च रिडक्शन नहीं देता है, ये बर्च रिडक्शन नहीं देता है। आपका आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। बोलो बेटे, क्या कहानी समझ में आई क्या? अरे बोलो बेटा, कुछ तो बोले, आप कुछ बोलते नहीं, कुछ तो बोले, क्या बात समझ में आई क्या? चलिए ओके, आगे की बात करें आप। चलिए, तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज, क्या बताइए, नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं बेटे? हम लोग बात करने जा रहे हैं बर्च रिडक्शन ऑफ अल्कीन। अब अल्कीन, और अल्कीन में से कौन सा? टर्मिनल। टर्मिनल क्यों देता है, नॉन टर्मिनल अल्कीन क्यों नहीं देता है, वो सब समझाएंगे डिटेल में। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से मुझे लगता है, आई होप बेटा कि आपको समझ में आया होगा। ओके ओके, तो चलिए आप देखते हैं बेटे आगे, है ना। बर्च रिडक्शन ऑफ अल्कीन, और कौन सा? टर्मिनल अल्कीन। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मैंने बेटा आपको बताया था अभी कि जो टर्मिनल अल्कीन है, ये देखिए, आपको देखो लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, दिस इज टर्मिनल, आपको पता है। तो इसमें सोडियम अमोनिया या लिथियम अमोनिया डालोगे अगर, तो ये क्या होगा? डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है, और ये अल्केन बन जाता है। यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाता है, और बेटे यहाँ भी हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड रिड्यूस होकर ये अल्केन बन जाता है। तो जैसे हमने अल्काइन की बात की थी, किसकी बेटा? नॉन टर्मिनल अल्काइन की, तो उसने ट्रांस अल्किन दिया था। जब हम अल्किन की बात कर रहे हैं, है ना, किसकी और कौन से अल्किन की? टर्मिनल अल्किन की बात करें तो वो क्या दे रहा है? अल्केन दे रहा है। ये कुछ मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात ये आती है क्या कि व्हाई टर्मिनल अल्कीन गिव्स बर्च रिडक्शन। भैया क्यों देता है ये बर्च रिडक्शन, और नॉन टर्मिनल अल्कीन क्यों नहीं देता है? थोड़ा अब इस बात को समझे बेटे। चलिए पूरा बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाई टर्मिनल अल्कीन गिव्स बर्च रिडक्शन। चलिए रिएक्शन मैकेनिज्म देखा जाए, सेम वही प्रोसेस होगा। सोडियम लिक्विड अमोनिया ले लिया, अच्छा सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बन रहा है बेटा, समझ लो ना कैसे बन रहा है, पूरा इस तरह से होगा। अब यहाँ पे सोडियम लिया है आपने, तो Na प्लस होगा यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर कुछ इस तरह से अमोनिया होगा। तो ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, राइट। चलिए, तो ये इलेक्ट्रॉन है, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यहाँ पे देखो होमोलाइटिक फिजन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फ्री रेडिकल बन गया। देखो जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक मार देगा। देखिए आ गया, जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और बेटा इलेक्ट्रॉन चूंकि 1 आया तो माइनस चार्ज आ गया। देखो ये कार्बन आयन बन गया, और कितने डिग्री? 1 कार्बन से, देखो ये जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया बेटा वो 1 ही कार्बन से लगा हुआ है, तो दिस इज 1 डिग्री कार्बन आयन। और यहाँ पर देखो ये फ्री रेडिकल बन जा रहा है। सो 1 डिग्री कार्बन आयन इज रिलेटिवली मोर स्टेबल
तो आपको पता है ना कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, तो सबसे पहले क्या होता है, CH3 माइनस ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद फिर उससे कम जो होता है 1 डिग्री, फिर उससे कम 2 डिग्री, उससे कम लीस्ट स्टेबल 3 डिग्री होता है। ये हम लोगों ने जीओसी में बहुत डिटेल में समझा हुआ। चूंकि यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनेगा। दैट्स वाई ये इसी वजह से ये बच रिएक्शन देता है, यही इसका रीजन है बेसिकली। कहानी समझ में आ रही है बेटे? कहानी समझ में आ रही? सो दिस इज द रीजन। अब इसके बाद फिर आगे का रिएक्शन क्या होगा वो आप समझ सकते हो। अब चाहो तो आप इसके आगे का मैकेनिज्म भी देख सकते हो कि किस तरह से बनेगा। तो सिंपल बेटा यहाँ पर अब क्या आने वाला है, आप देखो यहाँ पर NH2 H लिख दो अमोनिया को, और ये माइनस ये प्लस, और ये H प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा। कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा बेटा? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH, और देखो ये फ्री रेडिकल, और यहाँ पर आपका CH2 से CH3 हो जाएगा। फिर से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ पर 2 कर दो तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ अटैक मारेगा तो फिर से क्या होगा, RCH, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये बेटा CH3 हो जाएगा। अगेन क्या होने वाला है बेटा, आपको पता है कि HNH2 हो जाएगा। समझ रहे हो कहानी? और ये प्लस और ये माइनस H प्लस यहाँ अटैक कर देगा, और फाइनली आपका क्या बन जाएगा, RCH2 CH3। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया बेसिकली, क्या बताया कि ये क्यों देता है, ये रीजन। तो अब सब और प्रोडक्ट भी बन गया, तो देखो अल्केन बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है बेटे, यहाँ पे क्या बन जा रहा है, अल्केन बन जा रहा है। तो मैकेनिज्म आप खुद समझ सकते हो। अब देखो व्हाई नॉन टर्मिनल अल्कीन डज नॉट अंडरगोज बच रिएक्शन, क्यों नहीं जाता है, उसका रीजन आप भी समझ लें जरा। देखिए क्या कि व्हाई नॉन टर्मिनल अल्कीन डज नॉट की बच रिएक्शन। चलिए ये था, ये नॉन टर्मिनल देखो बीच में है Na+। अब देखो यहाँ पर इसका क्या हुआ, होमोलाइटिक फिजन हुआ बेटे, देखो ये आ गया। अब जैसे ही आया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, जैसे यहाँ पे जाएगा तो आप बेटा देखो अगर ये नॉन टर्मिनल है तो कार्बन तो बीच में ही होगा बेटे। तो ये 1 डिग्री तो हो नहीं सकता, 2 डिग्री या फिर इधर 3 डिग्री हो सकता था। तो यहाँ पर देखो 2 डिग्री बना, और 2 डिग्री कार्बन आयन क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, क्योंकि इसके पहले कौन सा बन रहा था, 1 डिग्री बन रहा था। इसके पहले यहाँ पर कौन सा बन रहा था, 1 डिग्री। मोस्ट स्टेबल कौन से केस में, टर्मिनल अल्कीन के केस में। और बेटा इस केस में क्या हो रहा है, देखो ये 2 डिग्री बन रहा है। तो अब बताओ बेटा रीजन समझ में आया कि जो नॉन टर्मिनल अल्कीन है वो बर्च रिएक्शन क्यों नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन आयन बनता है, दैट इज अनस्टेबल। सो 2 डिग्री कार्बन आयन इज अनस्टेबल एंड ड्यू टू माइनस प्लस आई। अब देखो यहाँ भी प्लस आई लग रहा है, यहाँ भी प्लस आई लग रहा है। प्लस आई क्या करता है बेटा, नेगेटिव जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं उनको जो भी प्लस आई होता है या प्लस H होता है या प्लस M होता है, वो सब उसको क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है ना। लाइक वाला कॉन्सेप्ट बताया था, लाइक अनलाइक वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये लाइक अनलाइक का कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्टेबलाइज करता है। तो बेटा इसके जो प्लस आई हैं R1 R2 इसको और डिस्टेबलाइज करेगा। तो 2 डिग्री वैसे भी अनस्टेबल है और ये इसको और अनस्टेबल करेगा। सो इट इज हाईली अनस्टेबल, दैट्स वाई डज नॉट गिव बर्च रिडक्शन। इसलिए बेटा ये बर्च रिडक्शन नहीं देता है। सिंपल बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। अब इस पर बेस्ड अगर हमें क्वेश्चन देखें जरा देखिए, या फिर देखो यहाँ पे कायरल सेंटर है बेटे, देखो ये इधर अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। टी कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। चलिए बहुत बढ़िया बात हो जाती है। यहाँ पर आपके पास ये सिस अल्कीन है, सिस अल्कीन है, ठीक है। अब इसमें H2 पैलेडियम BaSO4 डाल दिया, तो भैया ये तो ये अभी एक चीज़ बताओ बेटा, अब यहाँ पर ये बर्च रिडक्शन तो है नहीं। हे पंडित जी बासा को क्यों लगाया चूना, याद है ना, ये ट्रिक मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका सिस, ये देखो यहाँ पर ये अल्काइन देख रहे हो यहाँ पर। तो ये जो अल्काइन है बेटे, ये अल्काइन किस में होता है, सिस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये जो आपका जो भी रोजनमून कैटलिस्ट होते हैं बेटा वो अल्काइन को किस में, सिस अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा, और चूंकि H2 है यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, है ना। तो ये इससे रिलेटेड नहीं था, बट एक क्वेश्चन में यहाँ पर बीच में डालने की कोशिश की है ना। और इसके बाद देखो अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर POS आ जा रहा है ना। अगर यहाँ से कट करो तो सिमिलर आ जा रहा है कि नहीं आ रहा, तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ POS। चलिए ये बात भी समझ में आ जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी, अगर हम इसमें रोजनमून कैटलिस्ट डाल दें तो बेटा ये क्या करेगा, इसको सिस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हट जाएगा और एक हाइड्रोजन ऐसे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐसे लग जाएगा। चलिए सिस अल्कीन बन जाएगा। पर अगर यहीं पर हम इसका बर्च रिडक्शन करा दें तो आपको पता है ना बेटा कि नॉन टर्मिनल अल्काइन है ये, वो किसको किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, बताओ, ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करेगा। तो देखो ट्रांस है ना, ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ये बताया मैंने आपको। तो सिंपल आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। कहानी समझ में आई क्या बेटे, कहानी समझ में आई क्या बेटे, अरे बोलो बेटा कुछ तो बोलो। चलिए आगे बात करते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्कीन विद NH2 NH2 H2। देख लो इसकी जरूरत पड़ती है, हालांकि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ बर्च रिडक्शन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पर इसकी बात हो रही थी इसलिए हम यहाँ पर इसको ला दे रहे हैं, और उसका मैकेनिज्म भी आपको समझा दे रहे हैं। देखो होता क्या है कि अगर आप अल्कीन का रिएक्शन बेटे NH2 हाइड्रोजन और H2O2 के प्रेजेंस में कराओ तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन है ना बेटा NH2 NH2 H2O2 के प्रेजेंस में ये आपका HN डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट हो जाता है। इसके 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और देखो ये जो H2O2 है वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब देखो -1 से ये -2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, मतलब है ना कि देखो यहाँ पर -1 से ये -2 हो जा रहा है। तो
इस पर्टिकुलर इस H2O2 का क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, तो इसका क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। जैसे ही कंपाउंड बनता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कंपाउंड बनता है बेटे, ये आप देखो अल्कीन, इसके पास ही जाता है, ठीक है, और आपको पता है बेटा कि H पर प्लस होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, समझो जरा बात को, इस पर प्लस होगा और ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो क्या होगा कि यहाँ पर बॉन्ड बनने लगेगा, तो देखो बनने लगा ये, जब ये बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन तो डाइवेलेंट हो नहीं सकता, तो बेटा ये बॉन्ड टूटने लगेगा, देखो ये टूटने लगेगा, राइट, ओके। चलिए अब अगर इधर की बात करें तो सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी वही केस होने वाला है कि ये बॉन्ड यहाँ पर बनने लगेगा और ये बॉन्ड टूटने लगेगा, राइट। अब इससे जुड़ रहा है तो बेटा कार्बन आपका टेट्रावैलेंट तो हो नहीं सकता, इसलिए और बॉन्ड भी ब्रेक होने लगेगा। अब इधर से भी बॉन्ड टूटा, इधर से भी टूटा, तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड आ जाएगा। इसको अगर आप चाहो तो आप बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ज़्यादा और अच्छे से समझ सकते हो। कैसे, जरा देखो और क्लियरली समझाता हूँ आपको, देखिएगा जरा ध्यान से, गौर फरमाइएगा जनाब। ये अगर यहाँ से टूटा, टूटने लगा ऐसे, देखो टूटा ये बेटा ऐसे, ये ऐसे टूटा, तो ये टूटेगा अगर, तो ये बनेगा, तो यहाँ पर फिर ये टूटने लगेगा, देखो ये, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, यहाँ पे बॉन्ड बनने लगा, फिर देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हुआ, राइट, और ये बॉन्ड फिर यहाँ से टूटेगा कुछ इस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहाँ पे फ्री हुआ, तो यहाँ एक बॉन्ड बनने लगेगा। तो ये देखो यहाँ Bm, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड, मतलब 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है बेटे यहाँ पर। तो ध्यान रखो, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और चूंकि ये 6 मेंबर्ड है, तो सामने से अटैक हो रहा है, तो हमेशा जो भी बनेगा कंपाउंड हमेशा सीन एडिशन होगा, सामने से ही एडिशन होगा बेटे, क्योंकि साइक्लिक यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, तो सामने से अटैक होगा, सो ऑलवेज सीन एडिशन टेक्स प्लेस। और देखो यहाँ पर सिंपल, अब ये यहाँ पर H लग गया, यहाँ पर H लग गया, तो ये CH3 हो गया, CH2 हो गया, डबल से सिंगल हो गया, तो देखो RCH2 CH3, और यहाँ से N2, देखो N2 मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बाहर हो जाता है, ये देखिए, राइट। तो अगर आप यहाँ से देखो तो NH2 NH2 फाइनली N2 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये रिएक्शन बहुत आगे क्यों बढ़ रही है, रीजन वही कि यहाँ पे N2 बन रहा है और N2 इज मोस्ट स्टेबल, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज मोर प्रिफर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलिए, ये बात भी समझ में आ जाती है। अब अगर हम आगे बात करें, सो रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन विथ हाइड्रोजन मेटल कैटलिस्ट, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। बेटा कुछ बोलना नहीं, आपको पता है, अल्कीन को अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है और अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है ना। और हाइड्रोजन को कहाँ से मिलता है, ध्यान रखो बेटा, अभी तक हम बर्च रिएक्शन में बात कर रहे थे तो हाइड्रोजन आपको अमोनिया से मिल रहा था, या अगर आप वाटर सॉल्वेंट लेते तो वाटर से मिलता, अगर आप वहाँ पर अल्काइल अमाइन लेते हैं तो अमाइन से आपको हाइड्रोजन मिलता है। बट कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में आपको हाइड्रोजन H2 से मिलता है, और वहाँ और बर्च रिएक्शन सोल्यूशन फेज रिएक्शन होता है, ये आपका इसमें मेटल के ऊपर हाइड्रोजन इस तरह से एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। ये सारा डिटेल मैकेनिज्म आपको बता रखे हैं, है ना। तो जस्ट एक बार आप देख लो यहाँ पर, और कुछ नहीं यहाँ पर आपको पता है। ये देखो आपका अल्कीन है, निकल हाइड्रोजन, प्लैटिनम हाइड्रोजन, पैलेडियम कार्बन, N2H4H2O2 अभी आपने देखा, तो N2H4H2O2 भी अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करता है। तो ये टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये आपके सामने अल्काइन को, है ना। अब बात ये आती है कि अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, है ना, तो इसको बोलते हैं बेटा अनकंट्रोल्ड, है ना। अगर आप रोजेनमून कैटलिस्ट ले लेते तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता बेटा, वो सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर देता। बट बेटा ये कंट्रोल्ड नहीं होता है ना, इसलिए पूरा का पूरा जितने भी डबल बॉन्ड है सबको रिड्यूस कर देगा, और इस अल्काइन को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर आप रोजेनमून कैटलिस्ट लेते, है ना, लिंडार्ड कैटलिस्ट लेते या रोजेनमून कैटलिस्ट लेते, तो उनकी बात अगर आप करते तो फिर वो अल्काइन को अल्कीन तक रोकता है और सिस अल्कीन बनाता है। बट इसके प्रेजेंस में ये पूरा अल्काइन अल्केन में, हालांकि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, ये चीज़ें मैं बहुत डिटेल में आपको पहले वाले लेक्चर में करा चुका हूँ। तो आई होप बेटा कि आपको ये लेक्चर बहुत तगड़े से समझ में आया होगा, है ना। अब जो भी चीज़ें इसमें बच गई, मैंने आपको JDG दिखाया था, अब जो भी चीज़ें बच गई हैं वो हम लोग लेक्चर 2 में करेंगे। और आई होप कि आपने इस सेशन में बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत मजे किए होंगे आप, है ना। तो बेटा आप क्या करो, है ना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताओ। और ये बर्च रिएक्शन का लेक्चर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया बहुत तगड़े से, और बहुत तगड़ी चीज़ें जो आने वाली हैं वो लेक्चर 2 में आने वाली हैं, है ना, वहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, है ना। एंड अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट दी।